हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए पिछले साल के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विभिन्न सब्जेक्ट्स यानी विषयों से चुन के एक साथ सवालों का एक कलेक्शन है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं और एक एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इस सेशन को अंत तक जरूर देखें, इससे आपका ये मानो आपकी सिलेक्शन आपसे दूर नहीं, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इन द सेंस कि आपको कुछ काम का है, तो हमें नया बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपके लिए कुछ हम नया लेकर आए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना समय की बर्बादी के। काफी लंबा सेशन होने वाला है और स्किप ना करें, इसे अंत तक देखें, शेयर जरूर। आपके एग्जाम से बहुत कम समय बचा हुआ है। आगामी करीब 17-18 तारीख में पेपर होने हैं। समय बहुत कम है। फुल डेडिकेशन दें इस एग्जाम को। अननेसेसरी कहीं टाइम खराब ना करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, रिलेवेंट चीजें पढ़ें। बेकार का पढ़ने का कोई समय नहीं कि आप वो चीजें पढ़ने लगे जो हमारे सब एग्जाम्स में आनी ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारे मिसलेनियस के कुछ प्रश्न हैं, यानी विविध। सवाल नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 1, पारसियों का भारत में प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमणों के कारण भागकर आने के क्रम में लगभग किस सदी में हुआ? देखिए क्या पूछा गया है कि जो इस्लामिक आक्रमण थे उससे संबंधित चीजें हैं और इस आक्रमण का ईरान से भागकर आने में जो क्रम था वो कौन सी सदी के आसपास की है वो पूछा है। ऑप्शन आपका 4 और 5वीं ईसा पूर्व, 6 ईसा पूर्व यानी 6वीं ईसा पूर्व, या 3री और 10वीं सदी ईस्वी, फिर है अंत में 8वीं ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है 3री और 10वीं सदी, 3री और 10वीं सदी। अगला है, पारसियों के पवित्र ग्रंथ में 17 पवित्र गीत पवित्र मंत्र हैं, ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ का नाम बताया जिसमें 17 पवित्र गीत हैं। किसके बेटा? पारसियों के। तो क्या क्या नाम? अवेस्तन, जेद अवेस्ता, कियास और हादिस। तो इसका सही जवाब बेटा क्या है? जेद अवेस्ता। क्या है? जेद अवेस्ता। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 555 ईस्वी पूर्व, 530 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 636 ईसा पूर्व। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था उसकी बात हो रही बेटा, 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व। यानी आज की डेट से, जैसे आज 2024 चल रहा है, तो 2024 में 563 और जोड़ दें, इतने वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का बेटा जन्म हुआ था। ठीक है। ईसा पूर्व मतलब सन 1 से पहले। ठीक। आगे, बुद्ध के पिता शाक्य राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। इनका नाम क्या था? यानी भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। राहुल, शुद्धोधन, सिद्धार्थ और गौतम। बुद्ध के पिता शाक्य राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। इनका नाम क्या था? क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई। जो क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध का जन्म बेटा और ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई, जो इस माह की पूर्णिमा थी। किस माह की? चैत, वैशाख, कार्तिक और माघ। चैत, वैशाख, कार्तिक। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु जिस पूर्णिमा को, वो कौन सी पूर्णिमा थी? वैशाख। आगे, गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और इनके घर एक पुत्र के जन्म लेने के बाद इन्होंने कब घर त्यागा? यानी किस उम्र में इन्होंने घर को त्यागा? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 29 वर्ष और 40 वर्ष।
मतलब ऐसी किस उम्र में इन्होंने घर को त्यागा? जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया उस समय। तो बेटा वो वर्ष था 29 वर्ष, यानी 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया, सभी मोह माया से बाहर चले गए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई, यानी उनकी उम्र क्या थी जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की? उनकी उम्र क्या थी जब ज्ञान की प्राप्त की? उम्र 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 38 वर्ष। तो बेटा कब हुई? 35 वर्ष की आयु में हुआ। इसको हम ऐसे याद रखें जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, गवर्नर के लिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरी चीजें भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई बेटा? 35 वर्ष में। ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ही ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बनने का जो बहुत ज्ञानी हो। उसकी उम्र क्या? न्यूनतम 35 वर्ष। उस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति बेटा कब हुई? 35 वर्ष की आयु में हुई। आगे, नौटंकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? बेटा नौटंकी लोक नृत्य का संबंध, नौटंकी बेटा कहाँ होती है? असम, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। असम, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी बेटा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नौटंकी। ठीक है। और आप लोगों को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन कर इसका आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। पीडीएफ में जो आपको ये लिंक दिया गया, लिंक से आप लिंक से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम और इसके यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिए। बिहू प्रमुख नृत्य, बिहू यानी बिहू प्रमुख नृत्य है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आपसे पूछा जा रहा है बिहू को। असम, नागालैंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो बेटा बिहू कहाँ का है? असम का प्रमुख नृत्य, असम का। किस राज्य का? असम का। आगे, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से? ये देखिए भारत का शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो बेटा ऑप्शन क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार अब जैसे तेलंगाना का कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, तेलंगाना का कोई भी नहीं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है और केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है। तो इनको आप बेटा विशेष याद रखें। सबसे अंत में छऊ नृत्य झारखंड का जोड़ा गया है। इससे पहले असम का सत्री जोड़ा गया था। ठीक है। अब आगे आते हैं, ज्यादा नहीं चाहते हैं उसमें, हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा राज्य वो कौन कौन से हैं? असम, कर्नाटक, गोवा और बिहार। तो बेटा यक्षगान का संबंध जो है किससे है? कर्नाटक राज्य से। किससे? कर्नाटक राज्य से। अगला, कथकली मोहिनीअट्टम प्रमुख लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा कथकली, अभी हमने ऊपर बात कर चुके बेटा कि कौन सा राज्य है? कथकली और कथकली मत कहें से, कथकली कहने में दो बार का बन गया बेटा। होता क्या है? कथकली, जैसे अभी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं आप भी इसको जाने, कथकली। ठीक है। कथकली मत कह, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक अलग है, कथकली अलग है। इस पर ध्यान दे, बोलने में गलती मत करें। तो बेटा कहाँ का है? केरल का। ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। सवाल प्रश्न संख्या 13। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा नाम से आप समझ सकते हैं गरबा कहाँ खेला जाता है बेटा? गुजरात। कहाँ? गरबा माने गुजरात। ठीक है। गरबा माने गुजरात। आगे, राउफ लोक नृत्य किस राज्य का है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। तो बेटा कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, JNK का। जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। कब केंद्र शासित प्रदेश बना? जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा कमेंट में बताइए किस तारीख को बनाया गया और कौन सा आर्टिकल हटने के बाद बना। ठीक है। तो बताना बेटा जरूर कमेंट में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भरतनाट्यम लोक नृत्य का संबंध। बेटा भरतनाट्यम, अभी ऊपर बात की हमने ना, भरतनाट्यम कहाँ का बेटा? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का। उसे लोक नृत्य लिखकर आया, परीक्षा पूछा गया, बट ये है क्या? शास्त्रीय नृत्य।
लोक नृत्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये लोकप्रिय है, लोगों के द्वारा बहुत ही प्रिय हैं, वो होते हैं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य है जो शास्त्रों से लिया गया। और भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम क्या बेटा? दासी अट्टम। क्या नाम था इसका? दासी अट्टम। दासी अट्टम, ये याद रखिएगा, इसी का नाम बेटा दूसरा नाम है दासी अट्टम। ठीक है, अब आगे, गिद्दा भांगड़ा का संबंध किस राज्य से है? गिद्दा भांगड़ा का संबंध बेटा, गिद्दा लिखा होता तो आपको हो सकता है एक बार कंफ्यूजन होता, जैसे ही भांगड़ा लिख के आ गया आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि ये किस राज्य का होगा। तो ये बेटा सीधे सीधे पंजाब, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ का है? पंजाब राज्य का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सवाल प्रश्न संख्या 17। सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? बेटा क्या कहा जाए? सरहुल तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा। तो बेटा कहाँ का सरहुल? झारखंड का। घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। बेटा कौन सा नृत्य? घूमर की बात हो रही है, और घूमर बेटा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान। कैसे याद रखेंगे? राजा लोग बहुत घूमा करते थे ना, राजा लोग बहुत घूमा करते थे इधर उधर, तो घूमर घूमना, और ये कहाँ का हो गया बेटा? राजस्थान। इस पे लोग अपना कल्चरल ड्रेस पहन के बस गोल गोल घूम घूम के बहुत नृत्य करते हैं। आप कभी गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा। आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। बड़े गुलाम अली खां किस घराने से थे? तो बड़े गुलाम अली खां की बात हो रही है, किस घराने से थे? घराने इन द सेंस वो कहां से संबंधित थे, किस घराने में? ग्वालियर, पटियाला और इराना और जयपुर। ग्वालियर, पटियाला, इराना और जयपुर। तो बड़े गुलाम खां जैसा नाम है, ये बेटा कहां से थे? पटियाला। कहां से? पटियाला से। फिर आगे अगला प्रश्न है बेटा, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? देखिए सब प्रश्न पूछे हुए 2019, 19, 19, 19, ठीक है ना, कोई भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जो बिना पूछा हुआ सवाल हो। तो क्या है 20 नंबर सवाल, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? आपको उस घराने का नाम बताना है। घराने का नाम बेटा ईराना। क्या? ईराना घराने से हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर, बेगम अख्तर की बात हो रही है। बनारस, मेहतावी, आगरा और बनारस देखिए 2 बार लिखा हुआ कि कोई और दूसरा एक राज्य हो सकता है, मे भी, पर इनका सही जवाब क्या है? मेवाती। क्या है? मेवाती। आगे, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? इंदौर, लखनऊ, ग्वालियर और मेवाती। पंडित जसराज की बात हो रही। पंडित जसराज बेटा कहां से हैं? लखनऊ घराने से। आगे, सियाराम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है? सियाराम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है? तो बेटा गायन शैली की बात हो रही, ग्वाल, ठुमरी, टप्पा नहीं बेटा, ठप्पा, ठा बना, ठीक है, ठप्पा और ध्रुपद। तो बेटा एक कौन से संबंधित है? ध्रुपद गायन शैली। किससे? ध्रुपद गायन शैली। आगे, मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं? जैसा नाम है वैसे कलाकार हैं, तो ठीक है बेटा। इनको कौन कौन से कलाकार? ख्याल और ध्रुपद नहीं बेटा, ध्रुपद होगा, नाम दोनों सेम ही है, ठीक है। दादरा और तराना, दादरा और तराना। तो ये नाम क्या? मुश्ताक हुसैन खान। इनके खान नाम से याद रखेंगे बेटा, क्या? खान नाम से याद रखेंगे ख्याल। क्या याद रखेंगे? खान नाम से क्या याद रखेंगे? ख्याल। तो ये जो अली खान जी है ना, तो ये मुश्ताक हुसैन खान है ख्याल, ख्याल गायन शैली के कलाकार हैं। किसके? ख्याल गायन शैली के। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न है इसमें। अगला है, गिरजा देवी बेगम अख्तर सुबह मुकदल किस गायन शैली की कलाकार हैं? ठीक है, नाम क्या बेटा? गिरजा देवी, बेगम अख्तर और सुबह मुकदल। तो ये जो सुबह मुकदल हैं, बेगम अख्तर है, गिरजा देवी, इन तीनों को मिलाकर पूछा गया बेटा किस गायन शैली के हैं? ध्रुपद। क्या? ध्रुपद थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ध्रुपद, तराना, ठुमरी और ठप्पा बेटा किसके हैं? ठुमरी के। तीनों लोग किसके कलाकार बेटा? ठुमरी। अब आगे,
मार्तंड मंदिर जम्मू एवं कश्मीर तथा कामाख्या मंदिर असम किस शैली में बने हैं? आर्ट एंड कल्चर, इतिहास का सवाल है, कला एवं संस्कृति का है, कला एवं संस्कृति। इवन अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं किस शैली का है, क्या है, किससे समझ, ये सब कला एवं संस्कृति में आते हैं। बिल्कुल मजाक में ना ले कि आर्ट एंड कल्चर बिना पढ़े भी हमारा काम चल सकता है। तो बेटा ये जो मंदिर दोनों है ये नागर शैली में, द्राविड़ नहीं बेटा, द्राविड़ जो दक्षिण भारत के मंदिर आते हैं ये किसमें, नागर शैली में। मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर और कामाख्या मंदिर असम, ठीक है, दोनों किसमें बेटा, नागर शैली में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ है? उज्जैन, भुवनेश्वर और ओंकेश्वर या ओंकेश्वर और देवघर, इनमें से किस जगह पर है? तो बेटा लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर, कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? लिंगराज, जगन्नाथ, सूर्य मंदिर और कामाख्या। ब्लैक पैगोडा की बात हो रही है तो बेटा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? इस बात को बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सही जवाब आना चाहिए, ठीक है। आपको अक्सर कुछ चीजें कमेंट के लिए हम बोल देते हैं, वो रीजन इसलिए ताकि आप उस पढ़ें, उसको जाने। हो सकता है अगली बार पूछ दिया जाए आपसे, अगला इन द सेंस इसी बार के एग्जाम में, तब आपको याद आएगा अरे तो पढ़ रहे थे हम, ना। फिर आगे, मोढेरा का मंदिर किस राज्य में है? मोढेरा असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। असम, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मोढेरा का मंदिर बेटा कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। आगे, द्वारिकाधीश मंदिर की बात हो रही है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। द्वारकाधीश मंदिर बेटा कहाँ है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो बेटा द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में बेटा। कहाँ? गुजरात। आगे, बृहदेश्वर का मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? बृहदेश्वर तथा मैं सॉरी का बोल गया, बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर है? नागर, द्राविड़ और मल्लपुर शैली, और या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बात हो रही है किनकी? बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर की। तो बेटा ये कहाँ के हैं? नागर, द्राविड़ या मामल्लपुर शैली, ठीक है। तो ये है बेटा द्राविड़ की। कहाँ के? द्राविड़। क्यों? दोनों मंदिर बेटा कहाँ है? दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के लगभग सभी मंदिर इसी शैली पर बने हुए, लगभग सभी मंदिर, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा। तो ये जो मामल्लपुरम बेटा क्या जगह के नाम से शैली का नाम दिया गया, तो उसको परेशान मत हो, ठीक है। सही जवाब यही है आप। और फिर मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जगह पूछ रहा आपसे कहां पर है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा। तो बेटा कहां पर है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां है? तमिलनाडु। अब आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आप लोगों के तरीके बहुत ही प्यारे सवाल आते हैं, उनको बिल्कुल मजाक में बदलें, बहुत अच्छे से पढ़ें और सेशन बेटा पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सिलेक्शन यहीं से होना है, ठीक है। रीजन इसलिए यहीं से होना क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास, पढ़ेंगे मजा तो आता ही रहेगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सबरीमाला मंदिर बेटा कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में। अगला है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? विट्ठल स्वामी मंदिर बेंगलुरु, हम्पी और मंगलुरु और मदुरई, ठीक। मदुरई लिखा उससे मदुरई होता है, इसको जो भी नाम का प्रोनाउंसिएशन सही से देख लें, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक होगा। हाँ, तो बेटा कहाँ पर है मंदिर ये? विट्ठल स्वामी, ये मंदिर है हम्पी। कहाँ पर है? हम्पी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है। तो ये प्रश्न बेटा आपका उत्तर प्रदेश ARO में भी आया हुआ है पिछले वर्षों में। तो बेटा मंदिर कहाँ? मंदिर की बात हो रही, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात हो रही है। कहाँ बेटा? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है। देखो उत्तर प्रदेश SSC का सवाल है, 2017 में आया हुआ। आगरा, कोलकाता, गांधीनगर और भोपाल। तो इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी से बात आ जाए, वो भी क्या है, राष्ट्रीय कला केंद्र की बात हो, कला केंद्र की बात हो, तो गांधी से याद रखें। कहाँ बेटा, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। अब आते हैं आगे। संगीत नाटक अकादमी स्थित है, बात हो रही है संगीत नाटक अकादमी स्थित है, नई दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, फिर से नई दिल्ली 2 बार लिखा हुआ है। तो बेटा सही जवाब क्या है इसका, नई दिल्ली। सही जवाब क्या है, नई दिल्ली। ऑप्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, यहाँ कुछ और नाम होगा, ठीक है। सही जवाब बेटा नई दिल्ली। अब आगे, रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान स्थित है, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान स्थित है, नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और पटना। तो बेटा कहाँ है रामकृष्ण मिशन का, कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए कितनी बार पूछा गया है इस सवाल को, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया, यूपी एलडीए में भी पूछा गया, ठीक है, 2 बार आया, 2015 में भी आया और 17 सेम रिपीट होकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल अक्सर कितना रिपीट होते हैं। तो 2% है, 3% है, 2.4 है और 3.8। तो बेटा कुल क्षेत्रफल का जो है, कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, 2.4। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत पूछा गया बेटा, किसका, जनसंख्या का। तो चलिए थोड़ा सा कलर सुंदर सा और लेते हैं। तो जनसंख्या, ठीक है, ये आपका हो गया कितना, कितना है, 2.4% कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। अब आगे बात करते हैं, भारत में जो जनसंख्या रह रही है वो विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, ये पूछा है। 20% है, 17.5 है, 19.5 है और 30% है। तो भारत का क्षेत्रफल जरूर 2.4 है, बट जनसंख्या यहाँ बेटा कितनी रहती है, बताइए। 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं बिल्कुल आसपास के, है ना, एक है 17.5, एक 19 क्या है 5। बेटा सही जवाब क्या है, 17.5। 17.5% लोग कुल जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में, किसकी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में राष्ट्रों की जनसंख्या के क्रम में किस नंबर पर आती है। अब जो विश्व के जो राष्ट्र है उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है किस क्रम में है, ये 4थे, 7वें, 5वें और तीसरे। बेटा कहाँ है, 5वें स्थान पर, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है, तो वो बेटा है उत्तर प्रदेश, आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। कहने का मतलब ये होता है इसमें कि कम से कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा लोग जहां रहते हैं उसको क्या कहेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो बेटा कौन सा है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर। तो सही जवाब बेटा क्या है इसका, बिहार। क्या है, बिहार। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु। तो लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो, दैट मीन्स कि जैसे 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष या 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात का बेटा कहां पर है, केरला में। यहां पर 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। नया डाटा आने वाला, वो उसको हम देख के चलेंगे, पर अभी हाल फिलहाल नहीं है। आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, जिससे आपसे अभी पूछा है सबसे क्या ज्यादा लिंगानुपात। तो अगला प्रश्न है क्या बेटा, सबसे कम लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा।
तो बेटा सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। यहाँ पर बहुत कम है लिंगानुपात। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? माने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल। तो बेटा कौन सा राज्य है? मिजोरम। यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं मिजोरम में। ठीक है। अब सब निम्न में से किसकी साक्षरता सबसे कम है? अभी ज्यादा पूछा गया, देखो कम भी पूछा जा रहा है। ठीक है। सबसे कम बिहार, राजस्थान, झारखंड और केरल। सबसे कम साक्षरता की बात करें, बिहार। कहाँ है? बिहार। पर सबसे ज्यादा अधिकारी कहाँ के बेटा? बिहार के ही है, भारतीय सेवा में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? 10 की वृद्धि मेरा ऐसा कौन सा दशक था जब जनसंख्या में एकदम जो है बढ़ोतरी हुई? वो किस राज्य में हुई? ठीक। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर। तो बेटा कौन सा राज्य था? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? मतलब वह लोग जो शहरों में रह रहे हैं उनका प्रतिशत क्या है? 40%, 30%, 31.1 और 33। तो 31.1% लोग जो है कहाँ? शहरों में रहते हैं। इसका मतलब बाकी के लोग कहाँ बेटा? ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? अनुसूचित जाति को पूछा जा रहा है, यानी एससीज को पूछा जा रहा है। किसको? एससीज को पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार। तो बेटा सबसे ज्यादा जो एससीज है कहाँ है? पंजाब। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक। आगे, निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? अनुसूचित जनजाति, दैट मीन्स एसटीज को पूछा जा रहा है। किसको? एसटीज को पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति को नहीं पूछा जा रहा है। और कहाँ निवास नहीं करता है ये कहा जा रहा है? पंजाब, हरियाणा दोनों या राजस्थान। पंजाब, हरियाणा दोनों या राजस्थान। तो बेटा पंजाब में और हरियाणा में एसटी नहीं है, तो इसका मतलब सही जवाब बेटा क्या है? दोनों। ठीक है। आगे, विश्व का सर्वाधिक नगरीकरण वाला देश कौन सा है? विश्व की बात कर रहे, कहाँ की? विश्व की। और नगरीकरण, मालदीव, चीन, श्रीलंका और सिंगापुर। तो बेटा सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीकरण वाला देश कौन सा? सिंगापुर। यानी बहुत आज के डेवलप तो है ही। नगरीकरण, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है। अब आते बेटा अगले प्रश्न पे। विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? सबसे पहले जनगणना कहाँ की गई थी बेटा? इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में जनगणना की गई थी। यूपी ट्रिपल एस और सी। ठीक बेटा, 2017 में आया हुआ। भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसमें बेटा दो तरीके से सवाल हम पहचान सकते हैं। कैसे? दो तरीके से। यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना भारत में कब हुई ये पूछा जा रहा है। जैसे सन है 1870, 75, 1872 और 80। तो बेटा ये हुई कब है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। कब हुई है? 72 में। ठीक। तो दूसरी बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? 1872 में। 1872 में ही किसके कार्यकाल में पहली जनगणना हुई? वो लॉर्ड मेयो। तो देखिए एक ही सवाल को जैसे दिया, तो अब आने वाले समय में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की गणना को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब से प्रारंभ किया गया, जो भारत में भी प्रचलित है? बेटा हर 10 साल बाद जनगणना होती। इस बार कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। बट ये जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब से प्रारंभ हुई? 1881, 82, 84 और 85। बेटा 1881 से लगातार हर बार
हर 10 साल में उसको जनगणना करानी है भारत में। आगे, वर्ष के बाद भारत का जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बाद, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ अधूरा सा प्रश्न लग रहा है बेटा। चलिए फिलहाल, के बाद भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई, इसलिए इसे महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। वर्ष के बाद है बेटा, ये वर्ष प्रश्न के हिसाब से क्या वर्ष, वो समय पूछा जा रहा है। वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, यानी वो वर्ष कौन सा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसीलिए इसे महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। मतलब कि वह वर्ष कौन सा है, 1825, 1821, सॉरी 1925, 1921, 1920 और 1981। तो बेटा वो वर्ष कौन सा, 1921, 1921। तो 1921 को आप 1921 मूवी भी उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, डरावनी सी मूवी, एकदम भयानक। अब आते बेटा अगले प्रश्न पर। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या बेटा 121 करोड़। बड़ा अच्छा नंबर है। कितनी थी, 121 करोड़। वर्तमान तो अब 130 के ऊपर अंदाजा जा रहा है, वो डाटा ओपन होके नहीं आया है, जनगणना होने के बाद ये बात सामने आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जनगणना 21 में नहीं हुई, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन जीएस में और बढ़ जाते। तो अभी तक जो भी पूछा जाएगा 2011 से ही पूछा जाएगा इस क्षेत्र में। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। देखिए, जैसे हम राज्यों पूछते हैं, अब कहाँ पूछ रहे, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। तो बेटा सबसे ज्यादा कहाँ करती है, दिल्ली में। दिल्ली में ही जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है, आगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, संपूर्ण भारत की बात हो रही है, संपूर्ण भारत की बात हो रही है, किसी एक राज्य की नहीं। तो बेटा कितना लिंगानुपात है, 940, 943, 950 और 843। संपूर्ण भारत के लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है, 943। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कितना फैला है। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर आपको भारत का कुल क्षेत्रफल पता है तो आप उसको डिवाइड करके ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी नहीं पता तो फिर आपको याद होना चाहिए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख दशमलव, समझ में आ रहा, उस प्रकार से उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का कितना है, 18, 16 और 7.33 और 9%। तो 7.33% बेटा कितना है, 7.33% है कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 61। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का, यानी उत्तर प्रदेश ये भारत का क्रम, यानी कुल मिलाकर भारत में जो है उत्तर प्रदेश का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है बेटा, चौथा। क्या है, चौथा। और सभी राज्यों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, हर को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही विधिवत बताया गया है और मैप के साथ बताया गया है। इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी पड़ा बेटा और लॉन्ग वीडियो भी पड़ा, आप दोनों प्रकार से इसको जांच सकते हैं। फिर अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, किससे बेटा, उत्तर प्रदेश से। कितने राज्यों की सीमा लगती है ये पूछा जा रहा है कि आसपास के कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 6, 8, 9 और 7। तो बेटा कुल राज्यों की संख्या क्या है, 8। कुल राज्यों की संख्या क्या है, 8। अब आने वाले प्रश्नों में कुछ भी पूछा जा सकता है कि उत्तर में कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन से हैं और पूर्व में कौन से हैं या पश्चिम में कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला उत्तर प्रदेश का जिला। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सीमाओं से टच कर रहा है। चंदौली, सहारनपुर, झांसी और सोनभद्र। तो बेटा सोनभद्र जो है सबसे ज्यादा सीमाएं साझा करता है।
सबसे ज्यादा सीमाएं साझा करता है अन्य राज्यों के साथ। आगे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? नहीं लगती बेटा, नहीं पूछा, किस देश के साथ लगती है? भूटान, नेपाल, चेन्नई और तिब्बत। तो बेटा क्या है? नेपाल। और सबसे ज्यादा भी इसी से ही है, ठीक है। और फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गेहूं, दूध, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बेटा इन तीनों में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है, गेहूं में, दूध में और गन्ना में, ठीक है। आलू में भी बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और चंदौली। बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और चंदौली। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है उत्तर प्रदेश में वो होती है गोरखपुर में, हमारे योगी बाबा के नगरी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का है, गलत मत समझे, ठीक है, वही बताया मैंने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम, आगरा, हरदोई। ये उर्दू संस्कृत का क्या लिख गया इसमें, ऑप्शन ही गलत है। चलिए, आगरा और हरदोई। अगर दो ऑप्शन बचे तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। और ये दोनों ऐसे ऑप्शन है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन ऐसे है, ना ही आगरा है ना ही हरदोई है। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हैं वो गलत है, गलत इन द सेंस टाइपिंग मिस्टेक ही होगा। तो इसको आप डाले मथुरा, मथुरा, और ये ऊस था तो उसको आप उरई कर सकते हैं, क्या? उरई। तो बेटा सबसे कम जो उत्तर प्रदेश जो सबसे कम बारिश होती है, कम बारिश वाला जिला क्या है बेटा? मथुरा। 54.3 या 7 समथिंग है, ऐसा कुछ डाटा है। ये वार्षिक वर्षा होती है इतने सेंटीमीटर, ठीक है, सबसे कम बारिश होती है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ओह माय गॉड, दैट। अब देखिए ये ऐसा हुआ था, ये उर्दू यहाँ का था ऑप्शन, देखिए उर्दू, और लखनऊ जहाँ का था वो इधर आ गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए होंगे, पॉसिबिलिटी यही है। यहाँ पर है संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। चलिए अब इन ऑप्शंस को लेके करते हैं, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। हिंदी, उर्दू और संस्कृत। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात हो रही, तो आपको क्या लगता है बेटा कौन सी है? वो भाषा हिंदी भी है और उर्दू भी है, हिंदी भी है और उर्दू भी है, इसका मतलब दोनों, इसका मतलब दोनों। संस्कृत भाषा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को करते हैं क्योंकि काफी लंबा सेशन है और हमें कम टाइम में बेटा करना भी है इसको, ठीक है। एग्जाम के लिए बेटा बहुत कम समय आपके पास, जितना भी है बहुत है, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करें बिना किसी गड़बड़ी के टाइम बर्बाद किए हुए। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1956 में किस तिथि को हुई थी? मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 जनवरी और 26 जनवरी। बेटा 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, तो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु की बात हो रही है बेटा, किसकी? राजकीय पशु की। बारहसिंगा, सारस, बाघ और गिद्ध। बारहसिंगा, सारस, बाघ और गिद्ध। देखिए सारस और गिद्ध बेटा पशु नहीं, क्या है? पक्षी। और अगर पक्षी पूछा होता तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बेटा? बाघ, ठीक है। तो अब पशु की बात हो रही उत्तर प्रदेश की, वो क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। अब थोड़ा सा कुछ और कलर पे चलते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 71। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नहीं बेटा राजकीय होना चाहिए, क्या? राजकीय पक्षी। मयूर, शेर, चील और हिरण। मयूर, शेर, चील और हिरण। ये फिर से राष्ट्रीय पक्षी गलत है, पशु होना चाहिए। फिर इसको ऑप्शंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? पशु। क्या होना चाहिए? पशु, पक्षी नहीं।
तो उत्तर प्रदेश का राजकीय होना चाहिए यहाँ पे, क्या, राजकीय पशु। ठीक है, तो क्या है, मयूर, तो देखो बेटा क्या हो गया, मयूर हो गया पक्षी, गलत है। ठीक है, चील हो गया पक्षी, या इसमें भी ऐसा ही हुआ, ऊपर के ऑप्शन इंटरचेंज हो गए होंगे, डजंट मैटर। अब उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है बेटे क्या है, शेर। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाले से ऑप्शन चेंज हो, क्योंकि वहां पे तो हमें पशु की जगह पक्षी मिल गया था, यहाँ पक्षी की जगह तो हमें पशु मिल गया, पता नहीं क्या हुआ हो रहा है इसमें। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 2019 में पूछा हुआ सवाल। 80, 81, 82 और 83, कितनी बेटा, 80। लोकसभा की सीटें 80, विधानसभा की 403। विधानसभा की सीटें कितनी बेटा, 403। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें। राज्यसभा, हम देखिए हमने लोकसभा पढ़ा और विधानसभा पढ़ा, राज्यसभा में कितनी सीटें बताओ बेटा, इसमें है 31, 31 सीट्स हैं बेटा, 1 है, 1। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें, देखिए यहाँ आ भी गया विधानसभा, 402, 404, 405 और 500। बेटा 403 है, 403। अब 4 क्यों है, समझ सकते हैं, कुछ टाइपिंग होगा आगे। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता, मतलब सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश के साथ? जवाब है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो बेटा महाराष्ट्र अलग है, बाकी सबके सब सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985, 1986, 88 और 96 कब पारित किया गया बेटा? 1986 में पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? उपभोक्ता, जल, प्रकाश और ऑक्सीजन। क्या कह रहा? अजैविक घटक, जैविक की बात नहीं हो रहा, और क्या कह रहे? नहीं है, नहीं है कि नहीं? नहीं है। उपभोक्ता बेटा जैविक यानी जीवित होता है, और यही पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम वर्ग उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? हमको ऐसा नहीं प्रश्न पढ़ा बस देख के क्यों लगा दिया, ठीक है ना, नहीं पूछा जा रहा। गाय प्रथम वर्ग में बेटा, किसमें? प्रथम वर्ग में। गाय, भेड़िया, खरगोश और नहीं, गाय, बकरी, भेड़िया और खरगोश। गाय, बकरी, भेड़िया और खरगोश प्रथम वर्ग में बेटा आप कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए प्रथम वर्ग मतलब कौन कौन सा आएगा? जो नहीं आता कहा गया, मतलब जो है कौन कौन से? गाय है, बकरी है और खरगोश, क्योंकि ये सब प्रथम वर्ग यानी घास ऐसा हरा चीज खाते हैं। भेड़िया मांस खाता है, ये द्वितीय वर्ग है। ये भेड़िया जो खरगोश को खा लेगा, बकरी को खा लेगा और गाय को खा लेगा, तो ये प्रथम वर्ग के उपभोक्ता में नहीं है। अगला प्रश्न, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक, द्वितीयक। बेटा तृतीयक नहीं, 2 बार देते हैं कि चतुर्थ कर लो उसको। ठीक है, तो बेटा जो इसमें क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, उनको क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। क्या? तृतीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला घास वास होगा, कीट पतंगे होंगे, उनको खाने वाले जो जानवर होंगे, उनको खाने वाले ये आ जाता है। तो ये फूड चेन आती है। क्या आती है बेटा? फूड चेन। ठीक है, उसके बिहाफ पे इनका जो है बंटवारा किया गया है। कहीं कहीं आपको द्वितीयक भी मिल सकता है, इसी को कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर तृतीयक। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं? प्रथम, द्वितीयक, उत्पादक और उत्पादक।
फिर से 2 बार उत्पादक, ठीक है। तो किस पर उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीयक श्रेणी पर होते हैं? द्वितीयक श्रेणी वाले पे कौन से होते हैं, उनकी बात हो रही है। प्रथम, द्वितीयक, उत्पादक और उत्पादक। तो बेटा इसका जो सही जवाब है क्या है, द्वितीयक श्रेणी पर ही 2 बार उत्पादक क्यों है? किस श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीयक श्रेणी, तो ये बेटा द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक। प्राथमिक हो नहीं सकता है। उत्पादक क्यों डिपेंडेंट रहेगा? ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी ट्रांसले, इस प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी ट्रांसले ने कब किया था? एजी ट्रांसले ने कब किया था? 1930, 1931, 1933 और 1935। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1935 में। और किसने किया था? एजी ट्रांसले। तो आपसे इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है। 1935 में एजी ट्रांसले ने किस शब्द का प्रयोग किया पर्यावरण के लिए? किस शब्द का? इकोसिस्टम। तो पूछने को कुछ भी ऐसे घुमा के दाएं बाएं से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन जो गैसेस हैं वो यहाँ पर ली जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका सबसे बड़ा उत्सर्जक की बात हो रही ग्रीन हाउस गैसों की, तो बेटा कौन है वो देश है चीन। वो देश है चीन। आगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर से हाइड्रोजन 2 बार। इट्स वेरी ह्यूज मिस्टेक इन दिस टाइपिंग। बेटा कौन सी है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन गैस। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अब ये 2 बार लिखा हुआ है, कुछ और आप ले सकते हैं इसमें। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई बढ़ने के साथ, बेटा ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व घटेगा या बढ़ेगा? आप खुद दिमाग लगाओ। भारी चीजें हमेशा कहाँ होती हैं? धरातल पर, जमीन पर, नीचे। हल्की चीजें ऊपर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा में घनत्व घटता जाएगा। घनत्व कैसा होगा? घटता जाएगा। ऊपर जैसे बढ़ेंगे घनत्व कैसा होगा? घटेगा। यानी कि गैसें कैसी होंगी? विरल होंगी, संघनन नहीं होंगी, मतलब एक दूसरे से दूर दूर अणु उनके फैले होंगे। पृथ्वी की सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से क्या है? आच्छादित है, मतलब जल से ढका हुआ है। कितने प्रतिशत भाग में जल है? 80, 60, 71 और 78। 71% भाग में बेटा क्या है? जल। पूरे संपूर्ण विश्व में पृथ्वी के 71% भाग में क्या है? जल। अत्यधिक लवणता के कारण मृदा हो जाती कैसी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोमट? तो दोमट तो बेटा मिट्टी का क्या है? प्रकार है। और ज्यादा अगर लवणता होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? क्षारीय, एसिडिक हो जाए, क्षारीय हो जाए, सॉरी एसिडिक कह रहा हूं, बेस हो जाए, बेस है। अब है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, हाइड्रेट या क्लोरीन? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है बेटा? नाइट्रेट की वजह से। क्यों होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। डेसिबल किसकी तीव्रता मापता है? डेसिबल बेटा ध्वनि किसकी मापता है? ध्वनि का। सीधा प्रश्न, ज्यादा कुछ पढ़ने की उसकी आवश्यकता नहीं थी। एक मनुष्य किस परास की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? आदमी की सुनने की जो बेटा क्षमता होती है, कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनता है? तो बेटा वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कौन सुनता है? इंसान सुन सकता है। ठीक है। अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1999, 1958 और 1960। तो बेटा 1958 में स्थित की क्या किएगा? स्थापना की गई 1958 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मिथेन, इथेन,
प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मार्स गैस बेटा कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती? मीथेन। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उद्देश्य, जिसका उद्देश्य वनारोपण की प्रक्रिया में बढ़ावा देना है। बेटा वना लिखा है यानी वना, वन, वनारोपण यानी वन बढ़ाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो ये बेटा योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, ताकि वनों की संख्या को और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। अब अगला प्रश्न है, वे सभी जीव जंतु जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादन अर्थात पौधों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? ये पूछा जा रहा है। उपभोक्ता, वियोजक, उत्पादक या कार्यकर्ता। तो बेटा क्या होता है? उपभोग करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? उपभोग। तो ये उपभोक्ता हो गए। वे सभी सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों एवं जंतुओं को पर्यावरण से साफ करते हैं कहलाते हैं क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अपघटक, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जैविक घटक नहीं है पादप, जल, चट्टान और पशु। पादप, जल, चट्टान और पशु जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक की बात हो रही बेटा, क्या है वो? जल। क्या है? जल। निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक हैं बताइए? पादप, शेर, तापमान और बिल्ली। पादप, शेर, तापमान और बिल्ली। तो अजैविक घटक है वो बताने, वो क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। ठीक है, आगे आते हैं अगले। जैविक घटक नहीं है उसे इस वाले प्रश्न में होना चाहिए था जैविक, क्या चट्टान होना चाहिए था, बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसका जवाब था बेटा तापमान। और इस वाले में जिसपे हम कह रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसका जो सही चट्टान, इसको नहीं, आपको मतलब सॉरी, जल गलत है, नहीं पूछा गया बेटा, नहीं। तो बेटा चट्टान होगा इसका जवाब। क्या होगा? चट्टान। चट्टान नहीं होगा। चट्टान क्या है? जैविक घटक नहीं है। चट्टान जैविक घटक नहीं है। अब आगे आते। अच्छा, इसी प्रकार एक सवाल और कंफ्यूजिंग वाला मिला था, सवाल नंबर 80 में था, जो द्वितीयक वाला था कि कौन सा उसका अपने द्वितीयक श्रेणी वाले पर जो डिपेंडेंट, उसका द्वितीयक की सेकंड वाला ही है। ठीक है बेटा, देख लेना, एक बार मैंने स्टार लगा दिया था। आगे फिर अगला है, मिट्टियों में रहने वाले जीवों को, मिट्टियों में रहने वाले जीवों को क्या इडेफन कहते हैं? क्या इडेफन कहते हैं? मिट्टियों में रहने जीवों को इडेफन कहते हैं। इनका आकार होता है 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 5 मीटर। बेटा 20 सेंटीमीटर, छोटा छोटा होता है। ठीक है, आगे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभी अभी आया है, ये अर्नस्ट हैक्ले ने किया था। कब? वो सन पूछा जा रहा है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अच्छा, इसके पहले क्या सवाल था? कुछ इससे मिलता जुलता, पर नाम कुछ अलग सा दिख रहा है। चलिए उस सवाल को देखते हैं पहले। इकोलॉजी शब्द का, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी। अच्छा, वो इकोसिस्टम था बेटा। क्या था? ये इकोसिस्टम था, इधर इकोलॉजी है। ओके ओके, ठीक है। ये जो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो कौन था? अर्नस्ट हैक्ले। वैसे कहीं कहीं इनका नाम अर्नस्ट मिलता, अर्नस्ट। ठीक है, हैक्ले ने कब किया था? 1869, 1875 और 1880, 1870। तो सही जवाब है 1869 में किया था। कब किया था? 1869 में। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पादप तथा जीवों का भार कहलाता है। बायोम और बायोमास, भार और आयतन। तो बेटा क्या कहलाता है? भार की बात हो रही है, प्रति इकाई क्षेत्र एवं इकाई समय पे पादप का भार। तो बेटा बायो तो ठीक है था, अब मास और लगा दो उसमें, बायोमास।
जो जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी, सहजीवी और सहकारी जीवी या परजीवी, दूसरों पर निर्भर होने वाले। तो बेटा क्या होते हैं? ये परजीवी। ठीक है, दूसरों पर, परायों पर निर्भर है, ये बात समझो, परायों पर निर्भर है, तो क्या कह देंगे बेटा? परजीवी। आगे आता ऊष्मागतिकी किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ऊष्मागतिकी के नियम को, किस नियम को क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं बेटा? पहले नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सवाल हम लोगों ने हाफ सेंचुरी बेटा, सॉरी हाफ से पूरे सेंचुरी पूरी कर ली इससे सीरीज की, आधे प्रश्न हो गए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर 102। 102 जो सवाल है, जब ऊर्जा एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव में स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊष्मागतिकी या संश्लेषण। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, क्या कहेंगे उसे? खाद्य श्रृंखला। अभी बताते हैं बेटा फूड चेन। एनर्जी कभी भी लॉस नहीं, यानी वेस्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, बस उसका ट्रांसफर होता है। जीवों की प्रजातियों के उद्भव, विविधीकरण, विसरण, विलोपन, वितरण के कारणों एवं प्रक्रियाओं तथा जैव मंडल में पदार्थों एवं ऊर्जा के संरक्षण की क्रिया को कहते हैं। पूरी संपूर्ण परिभाषा लिख दी गई। जलीय चक्र, पिरामिड, जैव भौगोलिक प्रक्रिया और बेटा जैव चक्र। तो क्या कहते हैं? जैव भौगोलिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं? जैव भौगोलिक प्रक्रिया। आहार भूस्खलन के प्रत्येक स्तर पर क्या उपस्थित जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? आहार भूस्खलन पर प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? उत्पादक, पिरामिड, इकोटोन और उपभोक्ता। तो बेटा क्या कहेंगे इसको? पिरामिड। क्या कहेंगे? पिरामिड। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, सवाल नंबर 105। अपर्दन तथा निक्षेपण की विधि द्वारा चट्टानों का रिसाव तथा कटाव व अन्य जगह पर क्या घुमाव होना चाहिए? सॉरी जमाव होना चाहिए। क्या? जमाव। ठीक है, होता है। इसके साथ ही चट्टान के तत्व भी इनके साथ जाते हैं जो मृदा में विद्यमान रहते हैं, जहां से यह पौधों में तथा अंततः क्या आहार श्रृंखला के सहारे ऊर्जा के प्रवाह द्वारा पोषण स्तरों में परिवहित होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं जैव भू रसायन, जैव चक्र, भू चक्र और कार्बन चक्र। तो बेटा क्या कहेंगे इसको? जैव भू रसायन। क्या कहते हैं? जैव भू रसायन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता बतानी है, कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 0.28%, 0.038%, 0.01% और 0.020%। तो बेटा 0.038% है और कहीं कहीं आपको 0.0333 भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों डाटा लगभग समकक्ष है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, तो नाइट्रोजन बेटा कितना परसेंट है वायुमंडल में? 78%। कितनी है? 78%। 21% ऑक्सीजन है, बाकी में फिर क्या बचता है बेटा? अन्य गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैवाल की मृत्यु के कारण होने वाली प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल का रंग हो जाता है काला, लाल, सफेद और हरा। तो बेटा कौन सा कलर हो जाता है? सफेद। शैवाल की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल इस टाइप का डीप में पढ़ेंगे उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा शैवाल वाला। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जाति वायु प्रदूषक नहीं है? सॉरी, मानव जनित यानी इंसानों के द्वारा जो है बनाया हुआ वायु प्रदूषक नहीं है। कौन सा? मानव जनित वायु प्रदूषक नहीं कहा गया, नहीं। तो बेटा क्या है? उद्योग, वाहन, वायु। अरे तो 112 पे कहाँ पहुंच गए? तो पीछे कुछ प्रश्न छूट भी गए ना, पहले उनको करते हैं फिर इस पेज पर आते हैं। चलिए, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लिक हो गया, सॉरी दोस्तों। कोई बात नहीं, करेंगे तो सभी प्रश्नों को, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अगले, CO2 के उत्सर्जन द्वारा जब
ओजोन गैस के सांद्रण में हो जाती है, उस प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। अब क्या हो जाती है बेटा? हो जाती है, कम ज्यादा सघनन विरलता, इस बात को पूछा जा रहा है। तो कैसी हो जाती है बेटा? उसमें कमी हो जाती है, तब क्या? उसी प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। ठीक है, अगला है, जब वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा से 75% या उससे कम होती है तथा मासिक वर्षा सामान्य वर्षा से 60% से या उससे कम होती, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा या बादल फटना। बेटा कितना प्यारा शब्द लिखा हुआ है, सबसे कम, फिर इधर लिखा हुआ उससे कम। बाढ़ की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अतिवृष्टि भी नहीं है और बादल फटना भी नहीं है। एक ही जवाब बचता, सूखा। नहीं आता तो भी इसको आप कर लेते। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कारक है SO2, CO2 और O2 या O3। तो बेटा थोड़ा सा इसको बड़ा सुंदर सा लिख लो, जैसा कि लिखना चाहिए, O3, O2 और ये कैसे होगा? CO2 और इसको कैसे लिखेंगे? SO2। ठीक है, SO2। अब अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार बेटा? सल्फर होता है, किसी और में सल्फर तो आपको देखेगा नहीं, तो ये क्या है? SO2। सही जवाब, ए नंबर सही। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हम लोग जहां डायरेक्ट पहुंच गए थे, इतने प्रश्न हमारे छूट गए थे ना। चलिए आगे, ज्यादा हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित वायु प्रदूषक नहीं है? मतलब ऐसा वायु प्रदूषण जिसने को मानव ने नहीं बनाया। उद्योग बनाया मानव ने, वाहन बनाया मानव ने, वायुयान बनाया मानव ने, ये सब कैसे हैं? मानव जनित हैं। बट धूल कारण जो है, धूल के कारण, जो मिट्टी के कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो मानव ने नहीं बनाया, ये स्वतः कुदरत की देन है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से डी बेटा सही है। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? नगरीय उत्सर्जन, बेटा प्राकृतिक स्रोत नहीं पूछा गया। ठीक है, मृदा अपरदन प्राकृतिक है, भूस्खलन प्राकृतिक, ज्वालामुखी का उद्गार प्राकृतिक। नगरीय उत्सर्जन बेटा ये तो मानव करता है ना, नगरों में रहना, गंदगी फैलाना, हाँ, पानी को और वेस्टेज करना, उसमें गंदा पानी मिलाना, सब कौन करता है? इंसान करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज में मेयर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना द्वारा कब की गई? 1850, 1855, 58 और 1800। तो कब की गई बेटा? 1858 में की गई। कब की गई? 1858 में की गई। अगला है, हंटर कमीशन ने स्थायी भाषाओं में प्रशासनिक शिक्षा देने पर जोर दिया की स्थापना कब की गई? ये पूछा जा रहा है। 1880, 82, 84 और 85। मतलब इनमें से कौन से सन में हंटर कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया था? वो बेटा 1882 में हंटर कमीशन ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा सबका एक अधिकार है, उसको सबको मिलना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 116। विश्वविद्यालय, सॉरी दो बार बोला मैंने, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा से अलग करने वाले सैंडलर कमीशन की स्थापना की गई। बेटा 1900, 1905, 17 और 1918। कब किया गया? 1917 में। अगला है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। कब किया गया? ठीक है, यूपी पीसीएल में आया हुआ सवाल। ठीक, ऊपर वाला भी पीसीएल में। 1980, 81, 82 और 84। तो बेटा कब किया गया? 1981 में। किस वर्ष 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई? किस वर्ष? बेटा किस स्थान होना चाहिए था? ठीक है, किस स्थान, किस स्थान में वर्ष 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई? बेटा वर्ष दे रखा है और आपसे जगह पूछ रहा। जगह बनारस, लखनऊ, आगरा, बनारस, लखनऊ, आगरा और
मथुरा। तो बेटा जगह कौन सा है? लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश निदेशालय का जो उर्दू का निदेशालय वहां पे स्थापित किया गया, स्थापना की गई। अगला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? बेसिक शिक्षा परिषद 1970, 71, 79 और 82। बेसिक शिक्षा परिषद बेटा 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 120। शिक्षा मित्र योजना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मानकानुसार अध्यापक आदि उद्देश्यों हेतु कब शुरू की गई? मतलब ओवरऑल शिक्षा मित्र योजना को पूछा जा रहा। शिक्षा मित्र योजना सन बेटा 2000 से 2001 के बीच में आए थे, अब वर्तमान में बंद है। ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? 1950, 1982, 1970 और 1990। तो बेटा कब हुआ था शिक्षकों भर्ती के लिए बोर्ड का गठन? 1982 में। उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना की गई। कहाँ? उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना की गई। कब किया गया? 1950, 72 और 2012 व 2000। तो बेटा कब किया गया? 1972 में किया गया था। ये 2012 और 2 बड़ा कंफ्यूजिंग वाला बहुत दूर का लिख दिया। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 123 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, क्योंकि अब उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, तो जो भी डाटा पूछा जाएगा अभी भी यही पूछा जाएगा 2011 के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर क्या है 2011 के अनुसार? 67.7%। अटाला मस्जिद स्थित है आगरा, मथुरा, बनारस यानी वाराणसी और जौनपुर। तो बेटा अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। अगला है मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके शासन काल में पड़ी? मुगल चित्रकला अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। तो बेटा हुमायूं के शासन काल में मुगल चित्रकला की जो नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? हुमायूं के शासन काल में। आगे अमीर खुसरो ने आविष्कार किया किसका बेटा? तबला, ढोल, सारंगी और पियानो। तो अमीर खुसरो बेटा तबला के बहुत ही दीवाने थे, उन्होंने तबला का ही आविष्कार किया। ठीक है। क्योंकि इनका बहुत फेवरेट वाद्य यंत्र है, था मतलब। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, रामकृष्ण स्वामी हरिदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे? रामकृष्ण स्वामी हरिदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे? वो क्या है? ख्याल, ठुमरी, ठप्पा और ध्रुपद। बेटा किसके लिए थे? ध्रुपद के लिए। सवाल पीछे भी मिला था हम लोगों को। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान किस घराने से संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान किराना और बनारस, ग्वालियर व मथुरा। ठीक है। किराना, बनारस, ग्वालियर व मथुरा। तो बेटा किसकी बात हो रही? बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान। तो बेटा कहाँ से? बनारस घराने से। ठीक है। कथक प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो कथक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कहाँ का बेटा? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक। ठीक है। आगे महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में प्रत्येक कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला बेटा 180, 14 और 12 और 10। तो हर 12 वर्ष बाद इस मेले का आयोजन प्रयागराज में गंगा जी के संगम पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला यानी पशु मेला कार्तिक शुक्ल द्वितीया को कहाँ लगता है? आगरा, मथुरा, राजस्थान और वाराणसी। तो बटेश्वर मेला बेटा कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। अगला दादरी मेला जो पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगाया जाता है? बनारस, गोरखपुर, बलिया और चंदौली। दादरी मेला की बात हो रही है बेटा, कहाँ लगता है? दादरी मेला, सॉरी ददरी मेला। तो ये दादरी जगह नाम बोल गए बाय मिस्टेक। ये लगता है कहाँ बेटा? बलिया में। कहाँ लगता है? बलिया में। चैत्र माह में 1 माह तक चलने वाला नौचंदी मेला कहाँ लगता है?
बात हो रही है नौचंदी मेला की, सहारनपुर, मेरठ, गाजीपुर और बिजनौर। तो बेटा नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ। कहाँ लगता है? मेरठ में। और ये गर्मियों यानी चैत के महीने में लगता है और एक महीने तक लगातार चलता है। देवा शरीफ मेला कार्तिक महीने में लगता है और ये कहाँ लगता है? लखनऊ, बाराबंकी, बलिया और फैजाबाद। नाम देवा शरीफ। ठीक, लखनऊ के आसपास का इलाका बाराबंकी। ठीक, कहाँ लगता है बेटा? बाराबंकी में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न है 135। सैयद कलार मेला कहाँ लगता है? सैयद कलार मेला कहाँ लगता है? वो जगह है आजमगढ़, लखनऊ, बहराइच और देवरिया। बेटा कहाँ लगता है? बहराइच में। आगे है शाकुंभरी देवी मेला नवरात्र कहाँ लगता है? नवरात्रि में लगता है शाकुंभरी देवी मेला। मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ। तो बेटा कहाँ लगता है? ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। आगे है देव दीपावली उत्सव यानी त्रिपुरा राक्षस वध उत्सव। ठीक है, वध होना चाहिए, वध उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? चंदौली, वाराणसी, फैजाबाद और जौनपुर। चंदौली, वाराणसी, फैजाबाद और जौनपुर। तो बेटा कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा मनाया जाता है बनारस, प्रयागराज, दोनों या मथुरा। तो बेटा कहाँ? बनारस में मनाया, यानी वाराणसी में भी, प्रयागराज। तो इसका ऑप्शन है दोनों। ठीक है, अब आते हैं अगला। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1945, 47, 49 और 50 में। तो बेटा 1947 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989, 90, 2000 और 1950। तो बेटा 1989 में उर्दू को जो द्वितीय जो राजभाषा घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश में। आगे पुष्टि संप्रदाय की स्थापना कब हुई? पुष्टि संप्रदाय की स्थापना जो है, सॉरी कब कह रहा हूं, किसने की? तो क्या है? निमाबा कार्याचार्य, क्या लिखा हुआ है? निमाबा कार्याचार्य। ठीक है, उसके बाद वल्लभाचार्य, वो आचार्य वाला बेटा चार्य है। ठीक है, फिर आया शंकराचार्य और नामार्जुनाचार्य। तो अलग अलग कहेंगे तो नामार्जुन और आचार्य। ठीक है, तो निमाबा का आचार्य, निमाबाक आचार्य ऐसे भी कह सकते हैं इनको मिलाकर हम, निमाबा का आचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य और नामार्जुनाचार्य ऐसे हम बोलेंगे इनको। तो बेटा किसने किया था? ये वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य। अगला भारतीय जननाट्य संघ। भारतीय जननाट्य संघ कहाँ स्थित है? आगरा, मथुरा, लखनऊ और आजमगढ़। तो भारतीय जननाट्य संघ बेटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कब पारित किया गया? बाल विवाह पर रोकने के लिए शारदा एक्ट बेटा 1928 में पारित किया गया। कब किया गया? 1928 में। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? खास, बुक्सा, थारू और भोटिया। मतलब कौन सी जनजाति के लोग हैं जो उसको क्या शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बेटा कौन है वो? बताइए। खास, बुक्सा, थारू और भोटिया। तो थारू जनजाति जो है ना, इसको बड़ा शोक दिवस के रूप में मनाती है। किसको? दीपावली को। बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? क्या? बदला विवाह प्रथा। भोटिया, थारू, जौन सवार और खस। तो बेटा कौन सा है? ये है थारू। क्या है? थारू। थारू जनजाति का नाम बेटा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? मतलब सन तो आपको दे रखा बेटा, दिन पूछ रहा है कब लागू हुआ। तो बेटा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
की बात हो रही है। तो 323A, 338A, 330 और 340। तो बेटा 338A में जो है अनुसूचित जो है जनजाति आयोग की बात हो रही। किसकी? अनुसूचित जनजाति आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग पारित हुआ, कब पारित हुआ ये पूछा जा रहा है। 1989, 1980, 1990 और सन 2000। तो महिला आयोग बेटा कब हुआ था? 1989, 80, 90 और सन 2000। 1990 को बेटा पारित किया गया महिला आयोग। ठीक है, अब आगे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत जो है किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात नहीं हो रही। तो राज्य अधिनियम था बेटा 1993 के अधिनियम से, और 21वीं धारा के तहत इसको किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 8 वर्ष। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 8 वर्ष। तो बेटा कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों का होता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। अब आगे आते हैं, अगला है, देखिए 1.5 सेंचुरी हम लोग कर चुके हैं बेटा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जनहित याचिका दायर की जा सकती है कब? जनहित याचिका की बात हो रही, दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में, जिला न्यायालय। तो बेटा जनहित याचिका यानी इसी को क्या कहते हैं? PIL। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? PIL। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर होती है, बट जिला न्यायालय में नहीं होती। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। जनहित याचिका का विचार सर्वप्रथम कहाँ आया? भारत, USA, फ्रांस और इंग्लैंड। तो जनहित याचिका जो सर्वप्रथम जो विचार आया था बेटा, किसको आया था? USA वालों को, अमेरिका वालों को। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ऐसा उपबंध किया गया। राज्य जो है निःशुल्क विधिक सहायता जो प्रदान करेगा अपनी प्रजा को, ऐसा उपबंध किस आर्टिकल के तहत किया गया? वो आर्टिकल जो था, वो धारा जो थी 377 का 39A। 377 गलत लिखा हुआ है, वैसे 39A था बेटा ये। ठीक है, 377 गलत है, 39A ही सही है। अब उसके बाद तो बेटा इसमें ना, इस प्रश्न में 377 गलत टाइप है, बाय मिस्टेक टाइप हुआ होगा। उसका सही जवाब क्या है? 39A। अगला प्रश्न है, 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 5वां, 7वां, 8वां और 10वां। मतलब इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है बेटा? कहां पर? आतंकवाद सूचकांक वाले में 7वां स्थान। मतलब समझ रहे हैं कितनी खराब बात है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर 2001 में हमला किस तारीख को हुआ? संसद पर हमला बेटा 13 नवंबर, 28 नवंबर, 13 दिसंबर और 1 जनवरी। सो बेटा कौन सी तारीख थी वो? 13 दिसंबर। ठीक, 2001 में जो हमला हुआ 13 दिसंबर। आगे, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ताशकंद में 1920, 1921, 1985 और 1930। तो बेटा ताशकंद जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1920 में हुआ। ठीक है, आगे 25 दिसंबर को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कई वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1920, 1925, 1930 और 1931। बेटा कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, 20 तो वैसे ही पॉसिबल है, जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ही हो रहा है 20 में ही, तो उतने जल्दी तुरंत कहां से पॉसिबल है। अब फिर अगला प्रश्न है, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा में लगभग 250 किसानों ने भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? 250 किसानों ने भूस्वामियों के विरुद्ध 1945, 1946, 1948 और 1950। मतलब कब किया था बेटा ये विद्रोह, यानी कि उनके विरुद्ध थी। ये हुआ था 1948 सन में किया था। कब बेटा? 1948 सन में। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर अगला है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई, जिसके फलस्वरूप श्रीपद डागे ने
डागे के नेतृत्व में मुंबई गुट बना तथा कलकत्ता में पी सुंदरैया का गुट बना। इनके नाम पर अलग अलग गुट बन गया। बेटा उस वर्ष की बात हो रही है 1960, 1964, 1963 और 1966। तो वर्ष था बेटा 1964 में ये पार्टी अलग हो गई। 4 मजूमदार, कानू स्याल, ठीक है, और क्या जंगल संथाल ने। तो ये मजूमदार, ये 4 गलत है, ठीक है। मजूमदार शॉर्ट में ले लो आप, मजूमदार, कानू स्याल और जंगल संथाल ने मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से किस वर्ष त्याग पत्र दिया। ठीक है, वो वर्ष है 1969, 1970, 1963 और 1980। तो बेटा कब दिया था? 1963 में इन्होंने जो है उससे रेजिग्नेशन दे दिया। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पीपुल्स वार ग्रुप के नाम से नक्सलवाद का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक फैला। यह आंदोलन शुरू हुआ किस नाम से हुआ था बेटा? पीपुल्स वार ग्रुप। तो आपसे ये पूछ भी सकता है पीपुल्स वार ग्रुप का जो क्षेत्रफल है किस एरियाज में है, निम्न में से किस किस राज्यों में है, ऐसे ही प्रश्न होगा। फिलहाल तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो कब हुआ ये पूछा है, 1985, 1980, 1999, सन 2000। तो बेटा ये कब हुआ था देखिए, और जो ये बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, पीपुल्स वार ग्रुप। पीपुल्स वार ग्रुप कब किया गया आपसे ये पूछा जाएगा, कब किया गया ये पूछा जाएगा। और यह तो सीधे आपको उल्टा दे देगा ना कि पीपुल्स वार ग्रुप किन किन क्षेत्रों, किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके जो शुरुआत बेटा क्या हुआ था, 1980 में इसको शुरुआत हुई थी पीपुल्स वार ग्रुप की, सन 1980 में। पाकिस्तान 1990 में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है? पाकिस्तान मनाता है बेटा कश्मीर एकजुटता दिवस, ताकि जो भारत का एरिया कश्मीर का वो पाकिस्तान में मिलाने को, उस बात पर। वो है 5 दिसंबर, 5 फरवरी, 1 अक्टूबर और 6 नवंबर। तो बेटा कब कब होता है इसका? 5 फरवरी को पाकिस्तान एकजुटता दिवस है, 5 फरवरी। अब आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाकिस्तानी गुप्तचर संख्या क्या? पाकिस्तानी गुप्तचर संख्या का क्या नाम है? ठीक है, संख्या नहीं बेटा संस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्था। संस्था का क्या नाम है? ठीक है, संस्था का IIM, IIS, ISI और IM। IIM क्या पाकिस्तान गुप्तचर संस्था की बात हो रही है? गुप्तचर संस्था की IIM है, IIS है, ISI है और IM है। तो जो ISI है पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था, क्या बेटा? ISI, ISI। फिर आगे, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों बांग्लादेशियों शरणार्थी भारत आ गए। ठीक है, हुआ इसमें जब भारत आ गए, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1970, 1971, 1975 और सन 1976। तो बेटा कब कब अलग हुआ ये? 1970, 71, 75 और 76। 1971 में बेटा अलग हुआ है। कब? 1971 में अलग हुआ। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? इंदिरा गांधी की हत्या 1980, 1981, 1984 और 1986। तो प्रधानमंत्री कौन है बेटा? इंदिरा गांधी की बात हो रही है, और 1984 में इनकी हत्या हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कब? इसका मतलब क्या? देश आजादी के समय मणिपुर भारत में शामिल नहीं था, ये एक रजवाड़ा था। ठीक है, तो 1949, 1969, 1966 और सन 1972। सन 1972। तो मणिपुर जो भारत में जो मिला है बेटा ना, सन 1949 में मिला। कब मिला? 1949 में। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 167। ठीक है,
2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र यानी WTO की दो बड़ी इमारतों पर आतंकी हमला किस तिथि को हुआ? ठीक है, WTO पर जो आतंकी हमला था कब? सन 2001 में। 11 नवंबर, 11 सितंबर, 12 जनवरी और 11 अगस्त। तो बेटा वो तारीख थी 11 सितंबर। कहाँ हमला हुआ था? WTO में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो WTO कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ऐसे कब हमला हुआ? सन 2001 में। किस तारीख को? 11 सितंबर। तो इनमें से कुछ भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ठीक है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और पणजी। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, क्या बात है बेटा? वेधशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और पणजी। नई दिल्ली में है बेटा। कहाँ है? नई दिल्ली में वेधशाला इसकी स्थित है। वेधशाला, वेधशाला, ठीक, वेद लिखा हुआ, वेधशाला। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कोलकाता, देहरादून, भोपाल और नई दिल्ली। बेटा देहरादून में। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 170, ओके। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, पुणे, नई दिल्ली और भुवनेश्वर। भारतीय कृषि अनुसंधान, तो बेटा कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान, पुणे, नागपुर, पणजी और लखनऊ। औद्योगिक विकास की बात हो रही बेटा, कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़। तो क्या है? इंडिया या इंडियन होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल, इंडियन, ठीक है, इसको कर लीजिएगा इंडियन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ बेटा? कोलकाता। आगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। पशु चिकित्सा, इज्जतनगर पंजाब, इज्जतनगर पंजाब, बनारस और मेरठ। पशु चिकित्सा की बात हो रही है बेटा, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में। अब आगे आते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 174, ओके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय गोवा, मुंबई, दिल्ली व लखनऊ। पुरातत्व विभाग का मुख्यालय की बात हो रही बेटा, कहाँ है? नई दिल्ली, यानी दिल्ली में। सेंट्रल, आलू होना चाहिए बेटा, आलू, आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून, शिमला, भीमनगर और वाराणसी। तो बेटा क्या होगा ये? शिमला, क्या है? शिमला। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित, ड्रग, ड्रग मतलब दवाओं का, लखनऊ, आगरा, मथुरा और मेरठ। लखनऊ, आगरा, मथुरा और मेरठ। तो बेटा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गन्ना प्रजनन, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर यानी कि बेंगलोर, कोयम्बटूर और मैसूर। कोयम्बटूर और मैसूर। बेटा गन्ना प्रजनन केंद्र जो है ना भारत में, कहाँ है? कोयम्बटूर में। और ये बेंगलोर पहले नाम से, अब ये क्या हुआ? बेंगलुरु हो गया है बेटा, है? अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 178, ओके 178। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का मुख्यालय स्थित है नागपुर, पुणे, पणजी और केरल। तो बेटा कहाँ पर स्थित है? पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे। अगला है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित? राइस, भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता और जमशेदपुर। भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता और जमशेदपुर। तो बेटा कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा के कटक में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन स्थित है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन लुधियाना, अमृतसर, शिमला व चंडीगढ़। तो इनमें से बेटा कहाँ पर है? केंद्रीय कौन सा? वैज्ञानिक उपकरण बेटा कहाँ है? चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल व लखनऊ। तो स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बेटा कहाँ है? अहमदाबाद में।
गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्या होगा? ओके, 1 2। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आगरा, वाराणसी, मेरठ व लखनऊ। तो बेटा कहां पर बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट? लखनऊ में। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? पुणे, नागपुर, मुंबई व नई दिल्ली। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, क्या पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, तो बेटा कहाँ है? नागपुर में। अगला, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है चंडीगढ़, करनाल, भोपाल व नई दिल्ली। तो डेयरी की बात हो रही बेटा, डेयरी की, तो पंजाब का आपका ये क्या है? करनाल। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कहाँ है? रांची, पटना, कोलकाता व गुवाहाटी। रांची, पटना, कोलकाता व गुवाहाटी। तो बेटा कहाँ पर है ऑल इंडिया हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ? कोलकाता। कहाँ बेटा? कोलकाता। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 186। 186, संयुक्त क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, बट किस सन में हुई थी? आपको तारीख दिया है और सन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सन 1943, 1945, 86 और 44। बेटा 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो व न्यूयॉर्क। तो बेटा कहाँ पर मुख्यालय इसका? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने प्रतिनिधियों ने 1945 पर हस्ताक्षर किया? 45, 50, 55 व 60। तो बेटा 50 प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। कितने? 50। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जैव विविधता वर्ष मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई? जैव विविधता वर्ष मनाने की घोषणा बेटा सन 2008, 9, 10 व 12। बेटा कब किया गया था? 2010 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 190 पर आ गए हम लोग। कहाँ आ गए बेटा? 190। चलिए, विश्व वन वर्ष घोषित किया गया। विश्व वन वर्ष घोषित किया गया सन 2011, 2012, 2014 व 2000। तो बेटा सन 2011 को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के लिए शांति व अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। तो बेटा कौन सा है? 2000 से 2010 दशक की बात हो रही, 2001 से 2010, 2005 से 2015 और 3 से 2008 दशक की बात हो रही। तो ये तो बेटा दशक है ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दशक की बात हो रही है, तो ये बेटा कौन सा है? 2001 से 2010 में किया गया। कब? 2001 से 2010 को। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबी उन्मूलन द्वारा द्वितीय दशक घोषित किया गया। गरीबी उन्मूलन की बात हो रही बेटा, द्वितीय दशक 8 से 17, 6 से 16, 5 से 15 और 2008 से 12। तो ये बेटा 8 से 17 टाइम क्या था? 2008 से 17। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया। सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया। 2012 से 22, 1 से 11, 14 से 24 और 16 से 25। तो बेटा टाइम क्या इसका? 2014 से 24। ठीक है, सतत ऊर्जा दशक की बात हो रही है। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, 94 पर। 94, ओके, ठीक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आपसी सद्भावना सप्ताह कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र आपसी सद्भाव सप्ताह बेटा 1 से 7 फरवरी। 1 से 7 फरवरी। ठीक है, 14 जुलाई 2011 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना? 14 जुलाई 2011 की बात हो रही। 193। ठीक है, वो क्या बना? सदस्य देश। कौन सा? बुरंडी। बुरंडी नाम इसका बेटा। क्या? बुरंडी या बुरांडी भी लिखा होगा, बुरांडी। ठीक है, सूडान, लातविया या लाटविया और क्या? बागवोडोर। ठीक है, ये ठीक है। अब इनमें से कौन सा देश बना? इनमें से कौन सा देश?
तो इसको बेटा इक्वाडोर कर लो, इक्वाडोर को। हाँ, तो बेटा कौन सा देश था वो? सूडान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक का लिखे बेटा, आधिकारिक होगा, ठीक है। आधिकारिक भाषा नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की। अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली व फ्रेंच नहीं है पूछा गया, ठीक है। अरबी, अंग्रेजी, अरबी है, अंग्रेजी है, पर पुर्तगाली भाषा वहां की क्या नहीं है बेटा, ठीक है। तब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। NSSC, GA, ILO और ICG। तो बेटा क्या है? ILO, ठीक। कमेंट में बेटा नाम बता, सबके एब्रीविएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं भी हैं। अब आगे चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, और इसी के साथ इस स्लाइड से चैप्टर भी खत्म, मतलब सीरीज खत्म हो जाएगी। प्रश्न संख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, देखो मिल गया आपको, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा, न्यूयॉर्क, वियना और हेग है बेटा। हेग नहीं है, क्या है? हेग, इसी को द हेग कहते हैं, ठीक है। हेग कहाँ पर है मुख्यालय बेटा? कनाडा, न्यूयॉर्क, वियना और हेग। तो बेटा यहीं पर है, जिसको मैंने अभी ये आपको सही किया है, ठीक है, हेग। अब आगे बात करते हैं, विमुद्रीकरण का विश्व का पहला उदाहरण 1879 में कहाँ देखने को मिला था? मतलब विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि अभी भारत में 500 और किसके 1000 के नोट बंद हुए थे 8 नवंबर सन 2016 को। इसी प्रकार पहला उदाहरण पूरे विश्व में कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो बेटा USA, अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने। अब आगे, भारत में 11 जनवरी 1946 को अंग्रेज सरकार द्वारा 500, 1000 और किस मूल्य के नोटों को अवैध करार दिया था? तो बेटा वो मूल्य का जो नोट था वो क्या था? 10,000। 10,000 का नोट बेटा भारत में चल चुका है, और चलने के बाद अब वो बंद है, ठीक है। कब बंद हुआ? 11 जनवरी 1946 को। 11 जनवरी 1946 को मूल्य के नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। डिमोनेटाइजेशन पहला था, उसके बाद से फिर अब 1000 और 500 के नोट को किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन में हम लोगों ने सारे प्रश्नों को किया, पूरे 200 प्रश्नों की सीरीज थी, और ये आपके सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपके लिए कुछ नया लेकर। और आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की पिछले वर्षों के सवालों को हल कराएंगे बहुत जल्दी, और सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों फिर से आपको जय हिंद, नमस्कार।